हेलो फ्रेंड्स। इंडिया गजब है, निफ्टी का गजब जारी है। मैं आपके साथ आज 5 दिनों के बाद जो है रूबरू हो रहा हूँ आपके साथ। और जैसा मैंने आपको बताया था छुट्टी पे जाने से पहले कि मैं 5 दिन आपके लिए शायद वीडियो जो है तैयार नहीं कर पाऊँगा, तो 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं हुई। आप में से बहुत सारे जो हमारे वेल विशर्स हैं उनके काफ़ी मैसेजेस आए, सर आपकी तबीयत तो ठीक है। हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हालांकि जो है मैं 5 दिन के लिए जो है वाराणसी के लिए गया था, तो वाराणसी के अंदर जो है घाटों का शहर और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, और इसके अलावा जो है सारनाथ जहाँ पर कि अशोक स्तंभ है, या हमारे जो बहुत सारी जो हमारी हिंदू सभ्यता के जो अवशेष जो है वहाँ पे मिलते हैं, तो वो सब वहाँ पर देखने के लिए मिले। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो मंदिर हैं, घाट हैं, और गंगा नदी का जो नाव के द्वारा जो आरती होती है शाम के समय, उन सब का जो है भरपूर आनंद लेने के बाद और एक स्पिरिचुअल फीलिंग्स के साथ जो है यात्रा जो है मैं संपन्न करके आया। और इस दौरान जो है हालांकि मार्केट से दूर तो रहे, लेकिन मार्केट को देखते रहे, क्योंकि मार्केट तो जो है अगर एक बार आप देखना शुरू कर दें, एक बार आपका पैशन अगर बन जाए, तो शायद मार्केट में आप ट्रेड ले ना लें पर मार्केट से दूर नहीं हो सकते। तो इन 5 दिनों के अंदर मार्केट ने भी गजब किया, और गजब ये किया कि मार्केट फंडामेंटल्स को बिल्कुल बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए जो है 18,000 के लेवल्स को आज पार कर दिया। और इस तरीके से 18,000 के आसपास ही जो है क्लोजिंग हुई है। हालांकि लास्ट में सेटलमेंट के बाद जो है 17,991 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। आप कहेंगे कि सर फंडामेंटल्स तो पहले भी वीक थे, अब आप कैसे बात कर रहे हैं? देखिएगा, मैं फंडामेंटल्स डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनली भी बात करूंगा। एनर्जी के जो प्राइजेज हैं उनमें आग लगी हुई है, जो कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है इंडिया जैसी इकोनॉमी पर डाल सकता है। और ब्रेंट क्रूड जो है करीबन 83 और $84 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वो हमारे लिए करीबन करीबन 5% के आसपास हमारी एनर्जी कॉस्ट को बढ़ा देता है। इसके अलावा डॉलर जो है वो भी 75.5 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे करीबन 2 से 3% की तेज़ी वहाँ भी है। तो जो भी हम क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल की जो डेरिवेटिव्स उनको जब इंपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी कॉस्ट जो है हमारी बढ़नी है। और कुल मिलाकर करीबन 7 से 8% की जो कॉस्ट है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बनेगी। और फिर उसके जो कास्केडिंग इफेक्ट्स हैं, जो नीचे तक आने वाले प्रभाव हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से। तो वो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है बाज़ार में होने की संभावना रहती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों की दोनों जो इवेंट्स हैं वो हमारे लिए एक तरीके से एडवर्स थे। और इसी समय पर देखिएगा बहुत सारे जो भी ट्रेडर्स हैं वो जनरली क्या ट्रेड लेंगे, तो जनरली उन्होंने शॉर्ट्स वाले ट्रेड लिए होंगे। कहाँ पर ट्रेड लिए होंगे शॉर्ट्स वाले? जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनमें नहीं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके अंदर। उसके अलावा कहाँ पर शॉर्ट्स पोजीशन बिल्डअप की होंगी, क्योंकि इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, तो बैंकों के अंदर, एनबीएफसी के अंदर उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस ली होंगी। इसके अलावा उन्होंने कहाँ पर शॉर्ट्स पोजीशंस ली होंगी? उन्होंने बाकी जहाँ पर भी इसके जो इम्पैक्ट है, जहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट है, यानी कि जनरली केमिकल कंपनीज, वहाँ पे भी शॉर्ट्स पोजीशन ली होंगी। हालांकि केमिकल कंपनीज के शेयर्स में ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए नहीं मिली 2-3 दिन से अगर आप देखेंगे तो, लेकिन कुल मिलाकर जो बाकी सेक्टर्स हैं, यानी कि जनरली बैंक्स, तो बैंक्स के लिए एक एडवर्स न्यूज़ थी। लेकिन जनरली अगेंस्ट द फंडामेंटल्स जो है आज की डेट में बाजार चल रहा है। और ये जो सब चीज़ें हैं ये क्यों चल रही हैं वो भी मैं आपके साथ जो है जाहिर करना चाहूँगा। देखिएगा, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जनरली इस के हिसाब से फंडामेंटल सोचते हुए शॉर्ट्स पोजीशन बिल्डअप किए होंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल हेज फंड्स हैं वो ये देखते हैं कि लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं, तो जनरली जब लोगों ने शॉर्ट्स पोजीशन बनाई, तो वो जो हेज फंड्स मुझे लगता है कि वो अभी भी बाइंग कर रहे हैं। और हालांकि जो एफआईज़ का जो नेट डेटा आपके सामने पेश हो रहा है, उसमें वो हालांकि थोड़े बहुत मामूली सेलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। और जो डेटा जो सेबी या जो एक्सचेंजेस के जो रजिस्टर्ड्स एफ आई आईज हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनके डेटा के साथ मैच नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर या ऐसा भी हो सकता है कि उन हेज फंड्स की इंडियन आर्म्स जो हैं, या जो भी फाइनेंस जिनको उन्होंने किया हुआ है, उनकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसके अलावा जिसको हम मिस्टर इंडिया कह रहे हैं, वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। यानी कि एक स्मार्ट मनी जो इंडिया के अंदर क्रिएट की गई स्मार्ट मनी है, वो भी शायद अच्छे से प्ले कर रही है।
तो वो इसी चीज़ को देख रही है कि जहाँ पर सब लोग शॉर्ट्स हुए होंगे ऐसी फंडामेंटल्स के, क्योंकि इकोनॉमी के लिए तो देखिएगा ये बैड था, और उसके सामने ये सारी की सारी पोजीशंस जो है एक तरीके से पॉजिटिव बनी। और इसमें देखिएगा जो उन प्लेयर्स ने बड़ा इंतजार किया आरबीआई की मीटिंग का, क्योंकि उनके लिए भी एक रिस्क था कि अगर आरबीआई की मीटिंग में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर वो इस प्ले को खेल नहीं सकते थे। तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इस थर्सडे तक की एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी शॉर्ट्स कर रखी होंगी। तो जो बैंक निफ्टी की शॉर्ट्स पोजीशंस में ही सबसे ज़्यादा कवरिंग हुई। और देखिएगा इंडेक्स को मैनेज करना भी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। जब कल टीसीएस का शेयर 6% गिरा तो उसके बावजूद भी बाजार को कैसे संभालोगे आप? तो आपने सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बेहतरीन तेज़ी देखी। तो ये जो इंडेक्स मैनेजमेंट है ये पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी बखूबी जो है बुल्स के लिए जो है काम कर रही है। तो कुल मिलाकर बाज़ार के अंदर देखिएगा जो लेवल्स हैं वो फंडामेंटल्स बेसिस पे तो थोड़े से आपको ओवर प्राइस लगेंगे, और करीबन 10 से 15% तक हमें लगता है कि बाज़ार ओवर प्राइज्ड हो सकता है। लेकिन देखिएगा जब लिक्विडिटी आ रही है तो बाज़ार ट्रेडर्स के एंगल से तो देखिएगा अभी भी बुल्स ट्रेंड के अंदर है। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल जो है वो जब होता है उसका जो रिस्क है वो शायद बहुत सारे जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय पर वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, और उस समय पर स्टॉप लॉस आप लगाएं और उसके बाद फिर मार्केट घूम जाए तो बड़ा रिस्क होता है। तो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाते हैं और बाजार फिर तेज़ी की तरफ आ जाता है। क्योंकि इस पूरे बाजार में भी ये सबसे खास बात ये है कि बाजार ने जो वोलेटिलिटी दी है तो बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद जो है बाजार चलता हुआ नज़र आया। तो ये जो है इस रुख के अंदर भी आप जो है ऐसा नहीं कह सकते कि जो स्टॉप लॉस है वो भी आप नियर का रखें। तो बहुत दूर के स्टॉप लॉस आप रख ही सकते हैं, तभी जो है काम कर सकते हैं। अब देखिएगा लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है तो चार्ट्स तो देखिएगा स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। और जिस तरीके से हमने बात की थी चैनल में से बाहर निकल गया है बाजार, अब देखिएगा चैनल में दोबारा पहुंच गया है। तो अब चैनल के अंदर दोबारा से पहुंच गया है। लेकिन अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन की जो अपर लाइन है उसको अभी टच करने में अभी और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाजार जो है नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। फंडामेंटल्स या इकोनॉमी से संबंधित जो हमारे लिए आउटकम्स हैं वो शायद भविष्य में चल के एडवर्स हो सकते हैं, और उसी के संबंध में जो ट्रेडर्स ने जो शॉर्ट्स पोजीशन बनाई होगी उसी को जो है ऑपरेटर्स ने या जो स्मार्ट मनी है उन्होंने उनकी शॉर्ट्स कवरिंग जबरदस्त तरीके से कराई। और शायद ये जो ट्रेंड है वो थर्सडे तक भी चलता हुआ नजर आएगा। और थर्सडे को शायद लास्ट इंस्टेंस के अंदर या कल बुधवार के अंदर 11-12 बजे के बाद बीयर्स शायद अपनी जो पोजीशंस हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे। तो वो एक बार हम बुल्स को देखेंगे कि कितना खींच सकते हैं, उसके बाद शायद वो अपनी शक्ति जो है आजमाते हुए नजर आए। तो कल जो है या तो मॉर्निंग सेशन में 1 या 1.5 घंटे बाद या दोपहर में अगर बुल्स ने जरा सी भी ढील दी तो बीएस देखिएगा अपनी जो सौदे हैं, क्योंकि कॉल एंड पुट के जो मोस्टली ऑप्शंस हैं वो देखिएगा 38,000 के आसपास बने हुए, 38,000 के आसपास, और बाजार आगे 38,500 के आसपास। तो बीयर्स जरूर एक बार कोशिश करेंगे कि थर्सडे की जो एक्सपायरी है वो 38,000 के आसपास सेटल कर दी जाए, जिससे कि जो है मिनिमम लॉस बीयर्स को हो। वहीं पर बुल्स ये कोशिश करेंगे कि बाजार को 38,000 तक नहीं आने दिया जाए। मैं बैंक निफ्टी के फ्रंट पर बात कर रहा हूँ। और उसी तरीके से अगर निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो 17,800 के ऊपर काफ़ी जबरदस्त जो है बिल्डअप है। अगर आप पुट ऑप्शंस भी देखेंगे तो जहाँ पे राइटिंग हो रखी है तो 17,800 से लेके 18,200 जो है एक मेजर एरिया जो है हमें देखने के लिए लग सकता है निफ्टी के अंदर। और कुल मिला के देखिएगा चार्ट्स के अंदर तीनों कैंडल तीनों कैंडल जो है वो ग्रीन है, और लगातार 3 कैंडल ग्रीन होने के बाद जो है ऐसा प्रतीत होता है कि शायद एक साइडवेज जो है बाजार रहना चाहिए। और इस तरीके से टाइटन के अंदर जो है तेज़ी देखने के लिए मिली 2492। अब मैं देखिएगा यहाँ पे 2 मुद्दे उठाना चाहूँगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ना भी सही लगे, लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहली बात ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो MPC है यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, देखिएगा इससे पहले RBI के गवर्नर डिसीजन लिया करते थे, आज से 5-7 साल पहले जाए तो। लेकिन देखिएगा वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता था ज़्यादा, तो RBI का डिसीजन जो है वो फाइनल होता था। तो बाद में MPC का निर्माण किया गया, और MPC का निर्माण इसलिए किया गया कि गवर्नमेंट चाहती थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखे जाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा उधार लेने वाली जो संस्था है वो भारत सरकार ही है।
सबसे ज़्यादा पैसा उधार जो है भारत सरकार ही लेती है, चाहे पीपीएफ के थ्रू या एनएससी के थ्रू या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो वो चाहती है कि पब्लिक से सस्ते रेट पे उनको पैसा उपलब्ध हो, और वो तभी हो सकता है कि जब आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को लोअर लेवल पे रखे। तो इसीलिए देखिएगा जो एमपीसी की निर्माण किया गया, जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो उसकी कंस्ट्रक्शन की गई, वो इस तरीके से है कि उसके अंदर 3 नॉमिनी जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो अल्टीमेटली कोई भी डिसीजंस होगा तो वो सरकार के फैसले के विरुद्ध जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो आरबीआई के जो फैसले होते हैं आज की परिस्थिति में, वो सरकार के द्वारा ही जो है तय हो चुके होते हैं। तो कुल मिलाकर हालांकि गवर्नर की नियुक्ति भी आजकल सरकार देखिएगा सरकार ही करती है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट को जो लगता है कि बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं इससे पहले देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर ही आज के जो आरबीआई गवर्नर्स थे। तो कुल मिलाकर सरकार के जो कंट्रोल्स हैं उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे रखना देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा रहता है, और साथ में सरकार के लिए बोरोइंग्स हैं उसके लिए भी अच्छा होता है। हालांकि देखिए जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए शायद थोड़ा सा एडवर्स होता है, क्योंकि जो रियल इन्फ्लेशन है उसके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक डिपॉजिट्स पे नहीं मिलता है। तो ये कुल मिलाकर जो रिस्क टेकर्स हैं, जो लोन लेके बिजनेस शुरू करते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है, बैंकों के लिए फ़ायदेमंद है, सरकार के लिए फ़ायदेमंद है। और कुल मिलाकर जो पेंशनर्स हैं या जो ओल्ड एज वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी खासी डिपॉजिट रख रखी है, उनको जो है शायद थोड़ा सा लॉस होता है, क्योंकि वो रियल इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते आज के डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो आउटकम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे ही रखना है, उसी की वजह से आपने ये जो अभी तक जो 2-3 दिन की तेज़ी देख रहे हो, ये एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण मुझे जो लगता है कि हालांकि मैं इस पर एक स्पष्ट प्रतिक्रिया दे दूं कि यह केवल मेरा सोचना है, मैं इस पर कोई मेरे पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। देखिएगा 3-4-5 दिन पहले आपने एक जो है नोटिस की होगी, एक फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर थी। उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी और जो है राकेश झुनझुनवाला जी की फ़ोटो जो है आपने देखी होगी, और जब वो उनकी मुलाकात हुई तो उनकी मुलाकात की फ़ोटो थी वो। तो उस मुलाकात की फ़ोटो के बाद जो है आप एक बात ध्यान रखिएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है राकेश भाई ने कहा होगा मोदी जी आप अच्छी अच्छी योजनाएं बनाती रहिए, काम करते रहिएगा, बाज़ार को हम संभाल लेंगे। और मुझे लोग ऐसे ही बिग बुल नहीं कहते हैं, तो आप बाज़ार गिरने की चिंता तो छोड़ दीजिएगा। तो उस दिन से भी देखिएगा चाहे इंटरनेशनली कुछ भी हुआ हो, तो राकेश भाई जिस दिन से मिले हैं भाई साहब बाज़ार को नीचे आने नहीं दिया है। तो हालांकि पहले भी बाज़ार बुल ट्रेंड में था, बट ये मेरा मानना है और एक विचार है मेरा जो मैंने आपके साथ रखा। तो कुल मिला के जब 2 महान हस्तियाँ मिलती हैं तो बाज़ार जो है उसको रिस्पेक्ट देता है, तो वो भी एक पॉजिटिव आउटकम है। वो चाहे डायरेक्टली ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली जो बाज़ार के पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी तो अपनी कैलकुलेशन करते ही हैं, तो उस कैलकुलेशन को भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो बाज़ार कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है, तो वो जो क्योंकि फंडामेंटल्स में मैं बात करूँ तो जो भी चीज़ें थी वो अभी एडवर्स जा रही है हमारी। अगर रियल इन्फ्लेशन बढ़ने वाली, आज भी जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं और डेटा आए, हालांकि वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन वो लो बेस इफेक्ट भी है। और उसका एक और मुख्य कारण भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर मानते हैं कि जो इन्फ्लेशन के जो डेटा होते हैं वो सही तरीके से पेश नहीं किए जाते। बहुत लोगों का मानना ये है कि वो मैनिपुलेटेड डाटा होते हैं। मैं हालांकि मैं उस पर नहीं चाहूँगा कि वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है, बट बहुत लोगों का मानना है ये। मैं ये आपको ये बोलूँगा कि जो इन्फ्लेशन के डेटा हैं वो मैनिपुलेट क्यों होते हैं, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैनिपुलेटेड हैं, लेकिन वो हो सकता है कि देश के भले के लिए ही किए जा रहे हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे रखा जाए, या वो सच में ही रियल इन्फ्लेशन जो है बिल्कुल करेक्ट डेटा, बट उस पर बहुत लोगों को जो है डाउट रहता है, तो वो मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। और इन्फ्लेशन जब तक दिखेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे हैं तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बड़े फेवरेबल है, और बाज़ार के लिए भी जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं उनके लिए भी फेवरेबल है, सरकार के लिए भी फेवरेबल है। तो कुल मिलाकर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेनिफिट है। और जो मैंने अभी राकेश भाई वाली बात की, तो वो आप समझ सकते हैं कि टाइटन के शेयर ने उस दिन से आग लगा दी है। और आप लोग जानते हैं कि टाइटन के अंदर राकेश भाई की सबसे अच्छी होल्डिंग है, यानी कि टाइटन में कोई भी शॉर्ट्स मारे ही गए नहीं। तो इसका मतलब है जिस दिन राकेश भाई से प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं तो टाइटन के शेयर में देखिएगा क्या तेज़ी रही है। इंडेक्स का शेयर और भाई साहब अब क्या 2500 रुपये के भाव हो गए हैं आज। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी इसमें शॉर्ट्स करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता है। तो जब 2 महान शक्तियाँ मिलती हैं, मैं तो बोल ही रहा हूँ,
तो वो किस तरीके से काम करती हैं वो आप टाइटन के शेयर से समझ सकते हैं। बजाज फिनसर्व, एसबीआई, रिलायंस और नेस्ले ये आज के कंट्रीब्यूटर थे। एचसीएल टेक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ और इन्फोसिस आज गिरावट के जो है पात्र थे। और देखिएगा सबसे खास बात, जब 6% कल टीसीएस गिरा ना, तब बाजार को नहीं गिरने दिया। आप ये समझ लीजिएगा कि बाजार के अंदर इंडेक्स को नहीं गिरने दिया जाएगा किसी भी कीमत पे। ये जब तक ये जो चीज़ें हैं ये इस तरीके से बनाई गई हैं कि जब तक सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं लगा देंगे बाज़ार में, जब तक बाज़ार नीचे नहीं आएगा। तो बाज़ार दिन पर दिन जो है कॉन्फिडेंस देता जाएगा। और इसका आप एक सबसे साफ उदाहरण देखिएगा कि हमने ऐसी बुल रैली नहीं देखी। हमने 2008 भी देखा था, लेकिन 2008 में भी इस तरीके से नहीं था, क्योंकि फंडामेंटल से हम वहाँ पर भी आगे गए थे, काफ़ी आगे गए थे। लेकिन जिस तरीके के फंडामेंटल्स जब चेंज हुए थे तो हमने वो बाज़ार ने अपने आप को ढाल लिया था, चेंज के साथ चला गया था। लेकिन इस बार क्या है कि फंडामेंटल्स के बदलने के बाद भी बाज़ार हमारा नहीं बदल रहा है। बाज़ार कह रहा है भैया मैं फुल बुल हूँ। तो कुछ रीजंस मैंने भी आपके साथ जो है शेयर किया। इसी तरीके से देखिएगा टैक्स शेयर्स में जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तो बैंकिंग शेयर चल गए, दूसरे शेयर से प्रॉफिट बुकिंग हुई दूसरा सेक्टर चलेगा। और ये पिछले 6 से 8 महीने से सेम चीज़ चल रही है। तो कोई भी साइजेबल करेक्शन जो है, अगर आप बाजार के पुराने दिग्गज लोगों को से भी बात करोगे तो वो पिछले महीने से कह रहे हैं सर कम से कम 15 से 20% की करेक्शन होनी चाहिए बाजार की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। बाजार में एक अच्छी करेक्शन होती है तो बाजार हेल्थी हो जाता है, और जिन लोगों ने माल नहीं खरीदा था वो भी खरीद लेते हैं, फिर एक नई स्ट्रेंथ के साथ बाजार चलता है। लेकिन देखिएगा बाजार अब क्या अलग तरीके से चल रहा है, तो बाजार बहुत जल्दबाजी में है। इसी तरीके का एक गाना जो है आपने विजय केडिया जी के नाम से भी सुना होगा। तो विजय केडिया जी ने बनाया था कि बाजार से वो खुश तो हैं, लेकिन बाजार की ऐसी जो जिस तरीके से रोज छलांग लगा रहा है उसको देख के वो घबरा रहे हैं। तो जनरली बाजार के जो बड़े प्लेयर हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब इस तरीके से बाजार चलता है तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है उससे जो है लोगों को डर लगता है कि जबकि बाजार 8-10% करेक्ट होके हर स्टेप वाइज बढ़ता रहता है, तो जो है वो तो बड़े इन्वेस्टर्स को जो है कॉन्फिडेंस रहता है ज़्यादा, और वो जनरली आम निवेशकों के लिए भी बेहतर रहता है। एनएससी एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा बिल्कुल नेक टू नेक है, तो इसमें कुछ भी वीकनेस नहीं है, ना कोई तेजी ना मंदी। तो ब्रॉडर मार्केट भी नेक टू नेक चल रही थी। आज देखिएगा टाइटन का शेयर 2500 रुपये को पार कर गया, 5.51% की तेजी। बजाज ऑटो देखिएगा, ये जो सेक्टर है क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के चांस होने से, डॉलर बढ़ने से, ये सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन इस सेक्टर में देखिएगा जो सेक्टर इफेक्ट होते हैं, जहाँ पे लोगों ने शॉर्ट्स बनाएंगे वो सब में तेजी आ गई। बजाज ऑटो वही सेक्टर है। एसबीआई देखिएगा फाइनेंस वाला बिजनेस है, ये भी उसी सेक्टर में एडवर्स इंपैक्ट डालने वाला है। बजाज फिनसर्व पे एडवर्स इंपैक्ट डालना है, मेटल्स पे एडवर्स डालना था, हिंडाल्को पे, हीरो मोटोकॉर्प पे डालना था। लेकिन जहाँ जहाँ लोगों ने शॉर्ट्स पोजीशन बनाई होंगी वहीं देखिएगा बाजार को ऊपर खींच दिया गया। तो अल्टीमेटली बाजार जो एक आम रिटेल इन्वेस्टर्स है या जो रिटेल ट्रेडर्स है वो जो सोचता है उसके अगेंस्ट चल रहा है। ये जो सबसे खास बात है, यानी कि जहां फंडामेंटल्स है उसके अगेंस्ट बाजार चल रहा है। एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये थे गिरावट के कुछ पात्र। गिरावट के जो पात्र हैं वो कम ही रहते हैं आजकल। और निफ्टी बैंक 38521 आज तक का सबसे बड़ा हाई क्लोजिंग। चार्ट भी तो फिर उसी तरीके से होगा, और चार्ट के अंदर निफ्टी से मजबूत कैंडल्स हैं बैंक निफ्टी की, और ये जो बैंक निफ्टी की कैंडल्स हैं ये काफ़ी मजबूती दिखा रही हैं। लेकिन पुट कॉल रेशियोज जो है बता रही हैं कि कल का जो दिन है वो साइड वाइज जो है हो सकता है। पुट कॉल रेशियोज के एंगल से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। एसबीआई, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक की इन्होंने जो है भरपूर तेजी करी। पीएनबी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छी तेजी थी, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है क्योंकि इनका वेट ज़्यादा नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक आज थोड़ा सा आराम कर रहे थे। तो आरबीएल बैंक भी देखिएगा 193 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस है, तो उसी के आसपास काम करते हुए नजर आया। और एडवांस डिक्लाइन में आपके साथ बात कर चुका हूँ। तो एसबीआई आज का जो है दिग्गज 480 रुपये को पार करके क्लोज हो गया है, और 480 रुपये एक अहम लेवल था और उसको भी पार कर दिया है। इसके अलावा फेडरल बैंक देखिएगा अपनी मेजर रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है, तो ये 89 से 91 एक मेजर रेजिस्टेंस है फेडरल बैंक के लिए, वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। एफआईज की डेटा अगर आप देखेंगे तो 278 करोड़ कुछ भी सेलिंग नहीं है, ये मामूली सी सेलिंग है। अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से देखते तो इनको तो बहुत बड़ी सेलिंग हो जानी चाहिए थी, जैसा कि ये पास्ट में करते थे फंडामेंटल के सामने। तो इसका मतलब ये भी अब जो है साइड वेज हैं। और डीआईज की भी 741 करोड़ की सेलिंग है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर भी बेचे हैं, यानी कि बेरिश तो हैं, मतलब कोई भी डेटा नहीं है।
लेकिन वो भी हाँ FIIs भी सोच रहे हैं कि भाई चलो जब अच्छे माल पे भाव बिक रहा है तो बेच लेते हैं। तो खरीद कौन रहा है? खरीद रहा है मिस्टर इंडिया, इंडिया के HNI इन्वेस्टर्स, या जो भी स्मार्ट मनी है वो इसको बाय कर रही है। और पुट कॉल रेशियो क्या कहती है? 1.57। यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन बनती है निफ्टी के फ्रंट पे। बैंक निफ्टी 1.1 बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, थोड़ा सा 100-200 पॉइंट की करेक्शन बैंक निफ्टी में बन सकती है। पुट कॉल रेशियो के एंगल से बात करें तो देखिएगा 18,000 की कॉल और 18,000 की पुट दोनों में अनवाइंडिंग हुई है। राइटिंग कहाँ पे हुई है? 17,900 की पुट पे, यानी कि मेजर बेस बना 17,800 में 2,675 कॉन्ट्रैक्ट। तो कुल मिलाकर बेस तो 17,900 बना है कल के लिए। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 18,000 के ऊपर दोनों जगह अनवाइंडिंग हुई, तो 18,100 पे 7,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए, कुल टोटल 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर कल के एंगल से बात की जाए तो शायद नैरो रेंज के अंदर 17,900, ब्रॉड रेंज में देखेंगे तो 17,800 से लेकर 18,200, क्योंकि 18,200 पे 82,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रखे हैं कुल टोटल, और इसी तरीके से 17,800 पे 90,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो मेजर नैरो रेंज जो है 17,900 से 18,100, ब्रॉड रेंज जो है 17,800 से लेकर 18,200 के बीच में। और बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में 38,500 पे किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज ही लग जाएगा, क्योंकि कल जिस तरीके से 38,400 के बाद जो सेलिंग आई थी कल, तो ऐसा लग रहा था कि आज शायद 38,000 आएगा, लेकिन 38,000 आज नहीं आया। और उसके अंदर भी सबसे खास बात ये देखने के लिए मिली कि जो कॉल है उसमें अनवाइंडिंग हो रही थी और पुट जो है राइट हो रही थी। तो पुट में जो राइटिंग अब देखिएगा 38,500 में हुई, 38,400 में हुई, 38,300 में हुई, 38,200 में हुई। तो ये जो राइटिंग हुई है जबरदस्त तरीके से हुई है। और 38,000 में हालांकि राइटिंग ज़्यादा नहीं थी, तो 38,000 में हालांकि 82,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लिखे गए हैं। तो क्योंकि वहाँ पर वो जो 38,000 की जो पुट है उसमें केवल 95 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये पुट राइट ट्रैप होंगे या ऊपर बाज़ार में अगर 39,000 तक भी देखें तो वहाँ पर कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं है, यानी कि जो राइटिंग हो रही है वो पुट राइटिंग हो रही है, यानी कि नीचे का बेस ज़्यादा मजबूत दिखाई दिया जा रहा है। अगर पुट वाले ट्रैप हो गए तो फिर ध्यान रखिएगा, फिर 38,000 पे नहीं रुकेगा बाजार, फिर 37,800 तक रुकेगा परसों अगर बृहस्पतिवार को। बट अभी रेंज बेस रेंज है 38,000 से लेकर 39,000, 38 से 39, और ये रेंज जो है शायद हमें लगता है जिधर भी ऊपर की तरफ हो सकता है कि 38,800 पे बाजार रुक जाए, इसके बाहर ना जाए। नीचे की तरफ देखिएगा 38,200 पे बहुत अच्छी स्पोर्ट है, 38,200 300 इसके बीच में आज भी बहुत काम हुआ है। तो जब तक 38,200 जो है बना रहता है, और मेजरली परसों भी जो काम हुआ था वो 38,100 और 38,200 के बीच में हुआ था। तो जो सबसे खास बात है वो 38,100 जो है वो मेजर है, वो अगर क्रैक करता है तो 38,000 तो क्रैक हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऊपर की तरफ जो है बाजार जो है, क्योंकि आज HDFC बैंक ने आराम कर लिया है, तो सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो 5-6 दिग्गज शेयर्स हैं वो सब अपने लाइफ टाइम हाई उस पे के आसपास है। हालांकि एक्सिस बैंक अभी एक थोड़ा सा दूर है, तो एक्सिस बैंक ने अभी 52 वीक हाई से काफ़ी करेक्शन कर ली है, तो हो सकता है कि एक्सिस बैंक में भी खिंचाव देने की कोशिश जो है की जाए। हालांकि देखिएगा इंटरनेशनल मार्केट्स जो है काफ़ी वीक हो चुकी हैं, चाहे आप ताइवान की बात करिए, कोरिया के बाज़ार की बात करिए, इवन US के बाज़ारों की बात करिए, तो एक महीने का अगर चार्ट आप किसी भी बाज़ार का खोलेंगे तो इंडिया ने ही खाली आउट परफॉर्म किया पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर। इवन यूरोप के जो बाज़ार हैं वो भी एक महीने के दौरान अगर आप देखेंगे तो इंडिया के सामने कोई नहीं टिक रहा है। तो इंडिया गजब है, निफ्टी गजब है। इसी शीर्षक के साथ जो है मैं आज की वीडियो आपके साथ पेश कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।